जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज पर सत्ता संग्राम। महज 15 घंटे का समय बाकी है जब यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र की 58 सीटों पर कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगले 5 साल के लिए अपने नेता का चुनाव करेंगे। जाटलैंड और कृष्णनगरी में इस वक्त मतदाताओं के मन में यह विचार उमड़ घुमड़ रहा होगा कि कल जब वो ईवीएम के सामने खड़े होंगे तो उन्हें किसका बटन दबाना है। मतदाताओं की इसी उमड़ घुमड़ को दूर करने के लिए या फिर और बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों ने मुफ्त के वादों का पिटारा जनता के सामने खोलकर रख दिया है। बीजेपी हो या कांग्रेस या सपा, सभी राजनीतिक दल यूपी के वोटरों को लुभाने के लिए अपना अपना घोषणा पत्र लेकर सामने आ चुकी हैं। कल जहां बीजेपी और सपा ने अपने वादों के पिटारों से जनता के सामने कई चीजों को रखा, तो वहीं आज कांग्रेस ने भी उन्नति विधान जारी कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कांग्रेस के उन्नति विधान से जुड़ी अहम बातें। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं इस उन्नति विधान में जिसके जरिए कांग्रेस मतदाताओं के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ, यह पहला ऐलान है इस उन्नति विधान में। 2500 में गेहूं धान और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। इसके अलावा कोरोना की आर्थिक मार झेलने वाले परिवारों को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। 20 लाख सरकारी रोजगार और 12 लाख सरकारी पद जो खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। कोई भी बीमार होगा तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए 3,000 का मासिक पेंशन कांग्रेस ने देने की घोषणा की है। एडॉक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को अनुभव अनुसार नियमित किया जाएगा। यह भी कांग्रेस के उन्नति विधान में है। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो वहीं सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर पूरा कर्ज माफ करने की जो बात है वो कही गई है इस उन्नति विधान में। इससे पहले कांग्रेस 2 मैनिफेस्टो, एक महिलाओं के लिए और एक युवाओं के लिए, जिसका नाम भर्ती विधान है, वो जारी कर चुका है। अब यूपी चुनाव से पहले सूबे के तमाम सियासी दल मुफ्त की दुकान खोलकर वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की मुफ्त की दुकान में वोटरों के लिए क्या कुछ है, क्या क्या ऑप्शंस हैं वोटर के पास। किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद का आश्वासन दिया गया है। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। तो वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा करने का ऐलान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए तमाम योजनाओं की जो बात है वो की गई है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने तमाम जो मुफ्त के वादों के पिटारे हैं वो खोलकर जनता के सामने रख दिए हैं। और ऐसे में जब बीजेपी मुफ्त की दुकान खोलकर बैठी हो तो भला सपा कैसे पीछे रह जाती। और लगे हाथ सपा ने भी अपने पिटारे को खोलकर यूपी के मतदाताओं को मुफ्त में क्या क्या देने का वादा किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर सपा की मुफ्त की दुकान में क्या क्या है। मुफ्त लैपटॉप, 12वीं पास सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की बात कही गई है। मुफ्त शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त कराने का वादा अखिलेश यादव ने किया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा जो है वो भी अखिलेश यादव ने किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा अखिलेश यादव ने किया है। सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी खाद देने का वादा किया गया है। सभी बीपीएल परिवारों को हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है। सभी दोपहिया वाहन मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल देने का भी वादा अखिलेश यादव ने किया है। ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति महीने 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त देने का वादा किया गया है। इसके अलावा
लैपटॉप की तो बात हमने आपको बता ही दी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच मुफ्त की सियासत को करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से जनता के इन वादों के जरिए, जनता को इन मुफ्त के ऐलानों के जरिए ये राजनीतिक दल अपनी तरफ करने में कामयाब होती हैं या नहीं। आज करेंगे इसी पर चर्चा और पूछेंगे राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं से कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन के जरिए राजनीतिक दल अपनी नैयाओं को पार लगाने की फिराक में लगे हुए हैं, और पूछेंगे कि किस तरीके से धड़कनें बढ़ी हुई हैं इन तमाम राजनीतिक दलों की, क्योंकि कल जिस जाटलैंड में मतदान है उस जाटलैंड के मतदान से यह तय होगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में इसी जाटलैंड और ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीट जीतकर विपक्षी दल का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी के कारण माहौल जो है वो गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये जानने की कोशिश तमाम मेहमानों से करेंगे। आइए आपका सबसे पहले मैं परिचय तमाम मेहमानों से कराऊं, लेकिन इससे पहले लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो तमाम मतदाता हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल तय होगा कि कौन उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता होगा। कल जब जाटलैंड के मतदाता अपने ईवीएम के जरिए सामने होंगे तमाम पोलिंग बूथ पर, तो उन्हें यह तय करना है कि किस तरीके से जो ये तमाम मतदाता हैं वो अगले 5 साल के लिए किसे अपना नेता चुनेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा तो महज 15 घंटे का वक्त बाकी है, और 15 घंटे के बाद कल की सुबह जब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में होगी तो यह सुबह कुछ खास होगी, यह सुबह कुछ अलग होगा, क्योंकि यह सुबह यह तय करेगी कि अगले 5 साल उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता कौन होगा। अगले 5 साल उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में किस पार्टी की सियासत जो है वो परचम लहराती हुई नजर आएगी। तमाम सवाल हैं बड़े, जिस तरीके से परीक्षा से पहले तमाम विद्यार्थियों में इस बात का डर होता है कि कल परिणाम जो है वो क्या होगा, उसी तरीके से आज भी जो तमाम सियासी दल हैं उनके अंदर एक तरीके से घबराहट है कि कल जब तमाम मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो उनका निर्णय किस प्रकार से होगा। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रत्नेश मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, सपा नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और संदीप दुबे अब से कुछ देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी आपसे ही करूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत इस बार लग रहा है मुफ्त की फिजाओं में घूमती हुई नजर आ रही है, और शायद इसीलिए कांग्रेस को भी देखा देखी मुफ्त के कई ऐलान जो है आज अपने घोषणा पत्र उन्नति विधान में करने पड़े। जी देखिए, जहां तक है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी मुफ्त देने की बात की है वो एक ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य कहा जाता हो। हमारे यहाँ भारतीय संविधान के भाग 4 का में डीपीएसपी में यह बताया गया है कि राज्य का कार्य होता है नागरिकों का कल्याण करना और उन्हें मूलभूत सुविधाएं देना। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें हैं। इससे हम उनको दे रहे हैं। कोई भी पार्टी अगर इसे अपने एजेंडे में डाल रही है, अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, तो नागरिकों के ऊपर या यूपी के लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं करेगी। यूपी के लोगों का अधिकार है जो हम उन्हें दे रहे हैं। इसमें आपको इसमें फ्री जैसा कुछ भी ना, अधिकार तो फ्री में नहीं मिलते ना। ठीक है, अधिकार तो मांगने पे मिलते हैं और जनता को हम दे रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के नेता हैं। धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की सियासत क्या इस बार मुफ्त की फिजाओं में घूमती हुई नजर आ रही है, और
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, उसको आप लोगों ने कॉपी किया, आप लोगों ने ऐलान किया। क्या मुफ्त की सियासत के सहारे सत्ता की राह समाजवादी पार्टी तलाशती हुई नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं चंदन जी। हम इसके पहले थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे। हम जब मुफ्त की बात करते हैं तो जनता एतबार करती। कारण हमने वादा किया था समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो 12 तक शिक्षा मुफ्त करेंगे, हमने करके दिखाया। हमने वादा किया था लैपटॉप बांटेंगे, हमने लैपटॉप बांटा। हमने पिछली सरकार में वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने दिया। तो हम अपना जो वादा करते हैं उस पर हम 100% उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो घोषणा पत्र होता है, हमारे लिए पवित्र कुरान, हमारे लिए पवित्र गीता, हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है। अब यहाँ बात आती भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र की। ये पूरा अभी तक उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 5 साल के सफलतापूर्वक कार्यकाल रहा और केंद्र में भी रहा। आज उत्तर प्रदेश बीजेपी का ना, वादा बीजेपी का ना, जी ये आपने, आप एक मिनट मैं आपको दोबारा याद करा देता हूं। आपने मुझसे अभी कहा है कि 5 साल केंद्र में सफलतापूर्वक और राज्य में सफलतापूर्वक कार्यकाल रहा। क्या आप मान रहे हैं? नहीं, सफलतापूर्वक का मतलब तो बिना किसी इनके रोक टोक के इनका कार्यकाल पूरा हुआ है। अच्छा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो घोषणा पत्र लेके आए थे इनको आज बताने की जरूरत है उसमें कितना इन्होंने पूरा किया। 212 किया था 212। अमित शाह ने कल ही कहा है कि अखिलेश यादव हर रैली में ये घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कितने वादे पूरे किए, तो 212 वादे पूरे किए। देखिए अमित शाह जी क्या कहते हैं वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि झूठ का जवाब देना ठीक नहीं। जो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है मैं वो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था 1 करोड़ रोजगार देंगे, कितना रोजगार इन्होंने दिया? इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो मुफ्त में 1 GB डाटा देंगे, क्या इन्होंने दिया? इन्होंने लैपटॉप देने का वादा किया था, इन्होंने दिया। स्कूटी देने का वादा किया था, इन्होंने दिया। ये से तमाम जो घोषणा पत्र में लेके आए थे उस वादे को पिछले ही नहीं पूरा किया। अच्छा घोषणा पत्र, धर्मेंद्र जी, मुफ्त के वादे तो आज कुछ कांग्रेस ने भी किए हैं। कांग्रेस के उन मुफ्त के वादों पर आप कोई टिप्पणी नहीं करते और बीजेपी के मुफ्त के वादों पर आप लोग टीका टिप्पणी करते हैं। नहीं, कांग्रेस पे इसलिए टिप्पणी नहीं करते कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी, जो बीजेपी दोनों लोगों की एक नीति एक दूसरे के पूरक है, तो इसलिए इसमें अलग से कांग्रेस पे टिप्पणी करने कोई उचित नहीं होता। और ना उत्तर प्रदेश इस चुनाव में कांग्रेस कहीं जोड़ो। जी, मेरे साथ संदीप दुबे भी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप जी, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, मैं आपको सुनता। जी, संदीप जी को भी हम स्क्रीन पर लाएंगे, लेकिन तब तक धर्मेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था हमको जो पिछली सरकार में मौका मिला था आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो पहले दिन जैसे किसान कर्ज माफी थी पहली कैबिनेट में हुआ। उसके बाद जो हम वादे किए थे, इवन वादों के अलावा एक्सप्रेस वे, मेट्रो, IT सिटी, ये घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश को देने का काम किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो एक्सप्रेस वे दिया, जिस पर उस समय आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी को लेके आती है, जगवार में उतारती है और पूरा नेशनल मीडिया में कवरेज देती है। प्रधानमंत्री जी आए और सड़क पर फाइटर प्लेन उतारे, शायद इनको याद नहीं है और आपको जरूर चंदन जी याद होगा। शुरुआत आप लोगों ने कराई इसकी। शुरुआत में जब कोई सोचा नहीं तो उसमें हमने वो एक्सप्रेस बनाया। ठीक है, संदीप जी मेरे साथ जुड़ रहे, जरा संदीप जी को चर्चा में शामिल कर लूं। संदीप जी, एक तो आपका स्काइप शायद ऑन नहीं है, तो आप स्काइप ऑन कर लीजिए और सवाल का जवाब जो मेरा ये है भी आप दे दीजिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपको माहौल नजर आ रहा है। मैंने रत्नेश जी और धर्मेंद्र जी दोनों से यही पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या मुफ्त की सियासत के जरिए इस बार भाजपा सत्ता में कमबैक की कोशिश कर रही है? देखिए, धर्मेंद्र जी बार बार एक बात कह रहे थे कि झूठ 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 झूठ। हमें लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों ने झूठ ही तो बोला होगा कि उनकी सरकार को 5 साल बाद अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने विदाई दे दी। देखिए, हमने जो काम किया है ना, हम धर्मेंद्र जी को पहले काम गिना देते हैं। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, धर्मेंद्र जी को पता होगा, धर्मेंद्र जी उससे बात नहीं करेंगे। हमने कानपुर मेट्रो बनाया, बात करूंगा श्योर। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, बड़ी अच्छी बात है। ये पूछ रहे थे कि इन लोगों ने क्या क्या। हमने 122 जो घोषणा पत्र में वादे थे पूरा किया है। यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी बोला कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और दूसरा, ये जो हमारा घोषणा पत्र है, नया जो घोषणा पत्र है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश को संकल्पवान बनाएगा, एक अच्छा दृष्टि देगा और हम पूरी तरह से इस संकल्प पत्र को पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने में हमारी आने वाली सरकार सक्षम होगी, क्योंकि हमने पूर्व में जो काम किया, कानपुर मेट्रो बनाई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है। कहाँ गंगा एक्सप्रेस वे? तो एक मिनट संदीप जी,
महोबा में बनाया, 59 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों को घर दिया है, कुशीनगर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला। 1 सेकंड का समय दीजिए धर्मेंद्र भाई, फिर आप तो बुराई करेंगे, फिर आपको पूरा मौका देंगे हमारे जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, थोड़ा सा तो गिना दें। हाँ सुनिए। 34,80,000 लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित रोजगार की बात कर रहे थे, तो 34 लाख जो लघु उद्योग स्थापित हुए, अगर 5-5 लोग भी आपके हिसाब से जो मिनिमम होता है उसमें आप लगा लीजिए हम लोगों ने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कम से कम 4.25 करोड़ मजदूरों को तो हम लोगों ने 500 रुपए प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स बनाए, कम से कम 1.5 लाख सरकारी स्कूलों को बेहतर किया, संशोधित किया, कम से कम 1.5 लाख के ऊपर परिवारों को उत्तर प्रदेश में गैस कनेक्शन दिया है। हमने 650 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया है। 4.5 नहीं, लाख आप लोगों ने एक मिनट माफी के साथ आपको रोक रहा है। संदीप जी बिजली का भी को लेके भी अरे महाराज सुन तो लीजिए। तो आप लोगों ने कहा संदीप जी देखिए, नहीं हम किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराएं, जो हमने किया है उसको रोजगार बना के हम जनता के बीच में, जनता पे हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है संदीप जी, एक छोटा सा सवाल मेरा सुन लीजिए। सवाल ये है, आप लोगों ने, आपने अभी इतने लंबे कामों की फेहरिस्त गिना दी, अगर इतने मजबूत काम आप लोगों ने किए हैं तो क्यों फिर आप लोगों को भी तमाम राजनीतिक दलों की तरह मुफ्त के ऐलान करने पड़ रहे हैं ताकि जनता आपकी तरफ लुभान्वित हो? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यशस्वी योगी नाथ जी की सरकार में कभी मुफ्त की बात नहीं की। हमने कहा कि हम संकल्पवान हैं कि गरीब लोग, निचले तबके के लोग, अगर हम चाहते हैं कि भारत जो राष्ट्र है, राष्ट्र में सबकी को समान अवसर मिले, सबकी सुनी जाए, तो हमें जरूरत है कि वो पिछड़े हुए लोग, वो निचले पायदान पे लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको सहूलियत दी जाए, उनको मुख्य धारा में लिया लाया जाए, और सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास को स्थापित जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्व में 5 साल में किया है, उसको और गति देने का काम हम लोगों ने कभी मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है मेरे साथ रत्नेश जी जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा। ठीक है समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इन लोगों ने गरीब बनाओ और राज करो की नीति में पूरे देश में लंबे अंतराल तक राज किया है। कुछ भूल सकता है कि जो हमने घोषणा पत्र में कहा है कि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे 18 मंडलों में, पिछले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है? मेरठ में कोतवाल सिंह गुर्जर आधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे, इसमें कौन सी समाजवादी पार्टी को दिक्कत होनी चाहिए, कांग्रेस को दिक्कत होनी चाहिए? क्यों झूठ की बात कर रहे हैं? तो क्या हम करना चाहते हैं और हमने पूर्व में करके दिखाया है? आज वहां पे जो गुंडे हैं, मवाली हैं, प्रदेश छोड़ के बाहर है, अगर बेहतर सरकार है जहां महिलाएं आपके को सुरक्षित महसूस कर रही, तो ऐसी व्यवस्था सरकार। ठीक है संदीप जी, बहुत समय ठीक है संदीप जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। संदीप जी प्लीज, संदीप जी इस तरीके से चर्चा, देखिए मैं इस तरीके से चर्चा नहीं करता। संदीप जी प्लीज, नो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संदीप जी, एक संदीप जी मेरी बात तो सुन लीजिए। संदीप जी मुझे नहीं पता आप कौन से चैनल्स पे डिबेट करते हैं। संदीप जी मुझे नहीं पता, संदीप जी मुझे नहीं पता आप कौन से चैनल्स पे डिबेट और करते हैं, लेकिन मैं जब डिबेट कर रहा हूं तो एक रिक्वेस्ट है, मैं समय आप लोगों को बराबर दूंगा, लेकिन जितना समय दे रहा हूं उतने में ही अपनी बात रखिए, क्योंकि आधे घंटे का समय होता है, तमाम मेहमानों के पास जाना होता है। ठीक है, आपने अपना पॉइंट में किया। रत्नेश मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, ये जो पूरी लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, बीजेपी भी सीधा आप पर हमला नहीं कर रही है, बीजेपी का भी हमला जो मेन फोकस है वो सपा पर ही है, और सपा भी मेन हमला जो है बीजेपी पर कर रही है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं साइडलाइन हो रही है? देखिए भारद्वाज जी, सबसे पहली बात जो आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस साइडलाइन हो रही है, तो मैं इस बात का बिल्कुल पूर्णतः खंडन करता हूँ। देखिए, मैं राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ और हमको बताते हुए ये पढ़ा है मैंने वहां पे कि राजनीति भारत में 2 तरीकों से चलती है। राजनीति के 2 तरीके पाए जाते हैं, एक कही जाती है गांधीवादी तरीका और एक कहा जाता है जिन्नावादी तरीका। इसको बहुत शायद सुनिएगा, मैं उस जिन्ना से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स के 2 ट्रेडिशंस होते हैं जो क्या कहते हैं 1950 के बाद 1915 से लेकर 1950 तक भारत में डेवलप हुए थे, और उन्हीं दोनों पे एक के नक्शे कदम पे पाकिस्तान चला और दूसरे के नक्शे कदम पे हमारा भारत चला। देखिए, जिन्नावादी पॉलिटिक्स क्या कहती है कि आप मुद्दे पाइए, ऐसे मुद्दे जो जनता को भ्रमित करें और जनता का ध्रुवीकरण करें, वैसे मुद्दों को उठाइए और उनको उछाल दीजिए।
ठीक। आप और गांधीवादी तरीका ये कहता है कि आप जनहित के कार्यों को करते रहिए, कौन सी पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट करने से और समाजवादी पार्टी के वोट करने से सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी जनता के वोट करने से। और जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि कौन शांति से रहकर हमें शांति से रहने देगा और कौन हो हल्ला मचाकर हमारे ऊपर हमारे लिए खतरा बनेगा, वो सब समझती है। तो ये छोड़ दीजिए कि ये जनता को निर्णय इस बात का लेने दीजिए कि कौन चुनाव लड़ना है और कौन नहीं लड़ना है। दूसरी बात, मेरे काबिल दोस्त संदीप दुबे जी ने तमाम काम बताए बीजेपी के, कुछ काम मैं गिनाना चाहता हूँ और अनुरोध मेरा है संदीप जी बहुत शांति से सुनिएगा। इनका पहला काम यूपीएसआई परीक्षा भर्ती घोटाला, दूसरा काम यूपी क्या कहता है अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 मेंस का पेपर घोटाला, तीसरी फिर आ जाइए आप 68,500 में आरक्षण भर्ती घोटाला, फिर आ जाइए आप कोई भी क्या कहते हैं लोअर पीसीएस 2019 के पेपर में घोटाला, बीडीओ की भर्ती में घोटाला। और बड़े काबिल दोस्त हैं, इनको पता चला कि इन्हीं के मंत्री मोती सिंह ने आरोप लगाए कि आयोग ने हमारी सरकार में ही परीक्षाओं में धांधली की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोती सिंह राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। ठीक, अब उन्होंने क्यों लिखी थी ये वो जानते होंगे, इसका जवाब कभी आपके सामने वो मिले तो मिलिए। तीसरा, अभी आपने देखा होगा इनके यहाँ वो क्या कहते हैं ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे कोरोना के टाइम पे। ऑक्सीमीटर जो 800 रुपए का मिलता है, अभी लोकायुक्त में उसकी जांच चल रही है, उसको इन्होंने 3600 रुपए में खरीदा था एक ऑक्सीमीटर को। दूसरा, अभी आप यहाँ बैठे आप देख रहे हैं कि छात्र यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ठीक, एनटीपीसी और आरआरबी की परीक्षाओं के क्या हालात हैं। ठीक, आज तक छात्र इनकी सरकार में रत्नेश जी मैं समझ गया, आप सरकार की तमाम जो नाकामियां हैं उसको गिना रहे हैं, पर एक छोटा सा जवाब मेरे सवाल का भी दे दीजिए कि कांग्रेस हो रही है, क्योंकि मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस माफ करिए बीजेपी और सपा के बीच ही होता हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप ये जनता के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ दीजिए ना, वो किसको सत्ता में बैठाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को करने नहीं जाएगी, समाजवादी पार्टी तो जाएगी नहीं, जाएंगे तो लोग ना। हम जनता के बीच अपने 15 घंटे का समय बाकी है, कल पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ साफ होगा। धर्मेंद्र सिंह जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। धर्मेंद्र सिंह जी, बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि आप लोगों ने बीते 2012 से 17 में काम नहीं किया, इसलिए 17 में जनता ने बीजेपी को मौका दिया। और बीजेपी ने क्या काम किए ये संदीप जी ने आपको गिनाए, और इसीलिए अब एक बार फिर सत्ता के मुंह में आप लोग जो हैं वो तमाम ऐसे वादे मुफ्त के कर रहे हैं जो संभव नहीं है पूरे किए जाने। देखिए चंदन जी, पहली बात तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे दूं, हम कोई भी ऐसा वादा नहीं करते जो पूरा न कर सके। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, और आप जब डिबेट करेंगे, जब पूछेंगे तो एक एक चीज का हम बताएंगे कैसे पूरा होगा। दूसरी बात, अभी आपने ही प्रश्न किया भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही 12 से 17। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये 2022 में चुनाव हो रहा है, इनको बात इस पर करना चाहिए कि 2017 से लेकर के 22 तक इन्होंने क्या किया, इससे इधर उधर इन्होंने अपने विकास गिनाना चाहिए। इनकी अभी हमारे विद्वान भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संदीप जी बता रहे तमाम योजनाएं गिनाए, 122 योजनाएं जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया हमारी उपलब्धियां हैं, 122 में उनको निकाल दें जो समाजवादी पार्टी के फीते के ऊपर इन्होंने फीता काटा, समाजवादी पार्टी किए गए कामों को, ये 22 काम गिना दे तो मैं जो कहीं आ जाऊँ, 22 काम नहीं गिना पाएंगे। दूसरी बात मैं कहूँ, प्लीज हम पूरा कर रहे हैं, पूछेगा उसके बाद नोट कर ले। ये कह रहे गुंडे भाग गए, मैंने कानून व्यवस्था सुधार दिया, एक भी ऐसा काम बता दे पुलिस सुधार के विषय में किया हो, 10-90 डायल 100 आधुनिकीकरण पुलिस को गाड़ियां देने का काम ये समाजवादी सरकार ने किया, एक भी गाड़ी इन्होंने खरीदा नहीं, एक भी कोई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक नहीं किया, सिर्फ वादे ही वादे हैं। तीसरा, अगर गुंडे बाहर चले गए, हाथरस से लेकर के तमाम घटनाएं हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो कहाँ से हो रही है, वो कौन से गुंडे याद कर रहे हैं, क्या सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार द्वारा प्रायोजित है। जिस तरह से आप देख ही रहे किस तरह रात में लाश जला दी जाती है, ऊपर से आदेश आता है, मैं उस पर भी नहीं। उसके आगे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा, मैंने काफी मेट्रो की बात की, कानपुर मेट्रो शायद इनको पुराने आसपास फुटेज पड़े होंगे, दिखाइएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उद्घाटन करने गए थे और इनके सम्मानित सांसद
आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, और आज जो राज्यसभा में सभापति है वो आए हुए थे उसमें चीफ उद्घाटन शिलान्यास करने, बिल्कुल सॉरी, शिलान्यास करने गए थे। उसमें आए थे, वो किसका काम है? किसी भी पुरानी सरकार का काम को पूरा करना नई सरकार का दायित्व, जनहित का काम है। वो हमारा प्रोजेक्ट था। पूर्वांचल एक्सप्रेस, 5 एक्सप्रेस वे बात करते हैं, पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेस वे, कुछ अभी मैंने उसके बारे में बताया ही, कितना शानदार, कितना उत्कृष्ट बना है। उसके अलावा एक्सप्रेस वे दिखा देता है किस धरातल पर है। आप जरा जवाब ले लेते हैं। उद्योग के मामले में मैं बता दे रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण के मामले में कौन सा इन्होंने काम किया, वादा के अलावा जी, मैं और 2 एक्सप्रेस पूछ ले रहा हूँ। ये उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। उद्योग धंधे, अगर पकौड़ा तलने को उद्योग धंधा कहते हैं तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। उसको काट करके कितने जमीन पर उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया, कौन से उद्योग लगे, ये और जरा बताने काम करें। जवाब दीजिए संदीप जी। बहुत अच्छी बात है। आज कोई समाजवादी पार्टी का नेता मुझे लगा, उन्होंने सहज स्वीकार किया कि इन्होंने जो फीते काटे थे अपने शासनकाल में उसको योगी जी ने पूर्ण किया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि योगी सरकार ने बिना भेदभाव के सरकार चलाई। सुनिए तो साहब, धर्मेंद्र भाई आप बोल रहे थे, आपने स्वीकार किया कि हमने बहुत से काम परियोजना की शुरुआत करी और फीते हमने काटे। परियोजना की बात करी, परियोजना को पूर्ण नहीं किया, अधूरा छोड़ा, अधूरे छोड़ के चले गए, और हमने पूर्ण करके परियोजना और फीते काटे तो क्या गलत किए, पहली बात। दूसरा, नए उत्तर प्रदेश को अगर बनाने में अगर आपकी नीति है कि योगी जी की बुराई करके, हमारी सरकार की बुराई करके और आप सत्ता में आ जाएंगे, तो ये परसेप्शन की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। ये समाजवादी पार्टी का भ्रम है और ये भ्रम इस चुनाव में टूट जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने क्या किया, हमने आपको कम से कम सैकड़ों पेड़ गिराए, 122 पेड़ गिराए कि हमने काम किया है, और काम जो है जनता तक पहुंचा। उसी काम का नतीजा है, आपको कहना पड़ रहा है, आपको गिराना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है, आपके परिवार में। सुनिए ना साहब, सुनिए ना, गुस्सा रहे हैं। अब बताएंगे, हम अपनी बात कहेंगे तो गुस्साएंगे, आप हमारी इतनी बुराई करते हैं, हम चुपचाप संदेश जिसको कहने दीजिए ना साहब, जिसको कहने दीजिए ना, हमारे पास माफ करिएगा, आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे धर्मेंद्र जी, मुझे तो बोल रहे हैं, अपनी तो बात बोल लेने दीजिए ना साहब। बोले धर्मेंद्र जी, जरा सुन लेते हैं फिर आएंगे। हाँ, देखिए, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ हमने माफ किया, क्या नहीं किया? इससे आपके पेट में धर्मेंद्र भाई जलन हो रही है। आगरा में मेट्रो की बात है, या लखनऊ में मेट्रो की बात है, या गोरखपुर मेट्रो की शुरुआत हो रही है, या लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, बनारस में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, बरेली है, प्रयागराज है, ईडन है, कानपुर है। ये जो काम हुए, 40 से अधिक मजदूरों की स्किल मैपिंग पे रोजगार की व्यवस्था हुई, 40 लाख से अधिक, हर घर में पानी पहुंचा। और पहले तो एक किले में बिजली आती थी 24 घंटे, वो भी उसका होता था, जन्मदिन होता था, तो देखिए क्या व्यवस्था होती थी। आज हर जिले में कम से कम 70 घंटे से ऊपर बिजली है, और कई जगह बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली है। हमने जो काम किया, संदीप जी, बिल्कुल हम कई काम ऐसे, एक सेकंड सुन लीजिए। अरे संदीप जी, समय मेरे पास बिल्कुल बहुत कम है, मैं मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। संदीप जी, अपने घोषणा पत्र में पूर्ण जो वादे किए, संदीप जी, नो संदीप जी, मैं समझ गया, समय मेरे पास थोड़ा कम है। चूंकि कल मतदान है, इसीलिए आप तमाम पार्टी के नेताओं को इस वक्त यही मंच है जहां आप अपने नामों को गिना सके। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि अब चर्चा में वाइंड अप करने की तरफ आगे बढ़ूंगा। कल जाटलैंड और क्या कहते हैं, ब्रज क्षेत्र में चुनाव है। जिन 58 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, पिछले चुनाव में उनमें से 54 सीटें आप लोगों ने जीती थी। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन 1 साल चला और जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत सरकार के खिलाफ है, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से कल जाटलैंड का मतदाता जब अपने पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसके दिमाग में क्या कुछ होगा? क्या उसके दिमाग में ये होगा कि किस तरीके से उसके घर के तमाम जो लोग हैं वो 1 साल तक दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर रहें, या उसके दिमाग में ये होगा कि किस तरीके से आप लोग तमाम सरकारी योजनाओं के घर घर लाभ की बात करते हैं? क्योंकि अब तो ये तय हो जाएगा, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाता अपने जो मताधिकार का प्रयोग करके ईवीएम में अपने निर्णय को सील कर देंगे। तो क्या सुगबुगाहट है इस वक्त, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? चंदन जी, मैं आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। उसके कई कारण है। उसके पहले कारण यह है कि जनता भ्रम में नहीं है, जनता ने मन बना लिया है, वो किसान हो, हमें किसान को, मुसलमान को, हिंदू को, पंडित को, ठाकुर को, ये बांटने वाली जो विपक्ष की राजनीति, जो जातियों के विपक्ष लोगों को बांटता था, ये भ्रम विपक्ष का टूट गया है। अब सबको पता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय को दुगुनी कर सकते हैं। और हमने कहा नहीं, हमने करने की कोशिश करी है। और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेंगे। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। 25,000 करोड़ की लागत से सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत करने जा रही है। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान होगा और देरी होने से ब्याज सहित उनको सब्सिडी देंगे। और किसान राजवोट सब्सिडी योजना की, और जहां हमने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए अपनी संदीप जी, बात रखी है। हमें लगता है कि जनता हमारी बात से संतुष्ट है, क्योंकि हमारे काम के आधार पर वो हमें वोट देंगे। संदीप जी, ऐसा लग रहा है आज आप कंठस्थ करके सरकार की तमाम योजनाएं और उनके लाभार्थियों के पहुंचने तक की जो श्रृंखला है उसको याद कर बैठे हुए हैं। मैं फिलहाल रत्नेश मिश्रा जी का रुख करता हूं। रत्नेश जी, यही सवाल आपसे भी। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड और ब्रज क्षेत्र में जहां चुनाव है, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। क्या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी, कुछ सीटें जीत पाएगी? क्या स्थिति नजर आ रही है आपको कांग्रेस की? क्योंकि आज तो आप लोगों ने अपना उन्नति विधान भी जारी कर दिया है। क्या उस उन्नति विधान से थोड़ा बहुत फर्क आएगा, कुछ सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, जहां तक रही जाटलैंड की बात, तो देखिए हमने अपने आज उन्नति विधान में ये कहा है कि हम धान और गेहूं 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदेंगे किसानों से, और गन्ने का जो भी दाम है वो 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि अगर किसानों के कर्ज बिना किसी नानुकुर और बिना किसी शर्त के किसी सरकार ने माफ किए थे, तो 2009 की कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने माफ किए थे। कोई भी उसमें शर्त लगाकर हमने नहीं माफ किया था, हमने सबका एक मुश्त किसानों का कर्ज माफ किया। दूसरी बात, जब किसान आंदोलन में लोग किसान जब जीते हुए थे, तो हमने किसानों की बात को सदन में उठाया है। हमने एक विपक्षी दल के रूप में किसानों का सड़क से लेकर संसद तक साथ दिया है। किसान ये जानता है कि उसे इस बार किसे कूद करना है। और मैं एक बिंदु केवल अपने संदीप जी से पूछना चाहूंगा। संदीप जी ने कहा कि माफिया जो थे वो उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए, तो मुझे ये बता दें कि धनंजय सिंह किस जेल में है, विनीत सिंह किस जेल में है, ब्रिजभूषण शरण सिंह किस जेल में है, अजीत सिंह किस जेल में है, जन्मेजय सिंह किस जेल में है, ब्रजेश सिंह किस जेल में है। इन सारी जेलों का नाम जवाब इसका भी। ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, ये लोग किस जेल में है बता दीजिए। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, इस विधानसभा चुनाव में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, और तब से ही नहीं, उससे कई दिनों पहले से अखिलेश यादव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास फोकस बनाए हुए थे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए वो प्रयोगशाला है जहां वो MY कॉम्बिनेशन को बिठाकर 2012 में सत्ता में आया था। 2017 में ये MY कॉम्बिनेशन को ध्वस्त करने में बीजेपी कामयाब हुई और इसलिए बीजेपी सत्ता में पहुंची। इस बार आप लोगों ने RLD और चौधरी जयंत सिंह के साथ जो है गठबंधन भी किया। क्या इस गठबंधन का लाभ मिलेगा? क्या आप लोग उत्तर प्रदेश के खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को तमाम चीजों को एक तरीके से पहुंचाने में कामयाब खुद को समझ रहे हैं? और कल जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता अपने तमाम पोलिंग बूथ्स पर होगा, तो आप लोग कितना इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो जो EVM दबाएगा वो हैंडपंप का या फिर साइकिल का दबाएगा? देखिए, मैं कल जो मतदान होने जा रहा है उसमें हम किसी समीकरण के कोई उसमें MY XY AY किसी के चक्कर में, हमारा सीधा काम है। हम जनता के बीच गए हैं। जनता वहाँ का किसान कितना उत्पीड़ित रहा है, 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, किस तरह उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी से लेकर के तमाम संबोधन मिला और पूरी तरह से उसको निराश होकर के वहां से लौटना पड़ा। वो गुस्से में बैठा हुआ है और उसका गुस्सा उसने उसी दिन तय कर लिया था जब दिल्ली के बॉर्डर से खाली हाथ लौटा था, तो तय कर लिया था कि जब मतदान होगा तो सारा गुस्सा हम EVM की बटन पर लगाएंगे और वो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। आप देख ही रहे हैं किस तरह से इनके नेता, इनके विधायक जब जा रहे हैं क्षेत्रों में प्रचार करने, तो जनता क्या कह रही है, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि जनता उनके साथ मारपीट करे, किसी तरह दुर्व्यवहार करे, लेकिन जनता का जो स्वतः स्वस्फूर्त गुस्सा है उसको इनको झेलना पड़ रहा है। उसके बाद इनकी आंख नहीं खुल रही। दूसरी आदरणीय संदीप दुबे जी अभी कह रहे थे मैं मुफ्त बिजली दूंगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि आदरणीय संदीप जी काफी पढ़ लिख करके आए हैं। पिछले 5 सालों में 17 से 22 के बीच में एक बिजली घर का नाम बता दे
जिसमें इन्होंने नया लगा दिया, जिससे उत्पादन ये 1 यूनिट बढ़ा दिया हो। ठीक है, मैं ईमानदारी से इनसे पूछ रहा हूँ, इनके पास जब मैंने कहा 22 काम गिना दीजिए जो आपने जिसका शिलान्यास भी किया हो और उसको उद्घाटन भी किया हो, इनके पास कुछ नहीं कह रहे विश्वनाथ रोड। हाँ, मुझे मालूम है। ठीक है, आपका संदीप जी एक ही नैरेटिव है कि आप ध्रुवीकरण करके, अभी मैं ज्यादा पूछूंगा तो आप विश्वनाथ ठीक है, ठीक है संदीप जी, संक्षिप्त में दो लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं। एक तो रत्नेश मिश्रा जी ने उन तमाम नामों को आपको गिनाया है जो इस वक्त जेल में होने चाहिए थे लेकिन वो जेल में नहीं है। दूसरा, धर्मेंद्र सिंह ने तमाम सवाल पूछे हैं, इनका जवाब दे दीजिए। हमें लगता है रत्नेश जी कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायपालिका है और यही सर्वोच्च संस्था है। किसको जेल में रहना है, किसको नहीं रहना है, इतने साल सरकार बनाई, कांग्रेस के जमाने में ये होता था, कांग्रेस के जमाने में ये होता होगा। पहली बार मैं हमारे रस्ते भाई कह रहे हैं कि वो जेल में होने चाहिए, बाहर होने चाहिए, न्यायपालिका का कितना सम्मान करते हैं। संदीप प्रदेश के अंदर न्यायपालिका न्याय का आदेश में कौन दिया जाता है? कोई प्रधानमंत्री और हमारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बुराई होने की। हमारी पूरी बुराई, हमारी पूरी नाकामी है। मुझे लगता है कि ये गुस्सा जो है ठीक नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। हमने अपनी बात कहनी चाहिए और जनता को तय करने दीजिए। एक और अच्छी बात है, पहली बार समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोल रहा है कि वो MOI समीकरण पे वोट नहीं मांगता है। इसका मतलब ये समझ गया कि अब राष्ट्रवाद प्रचंड है और प्रचंड बहुमत जो है राष्ट्रवादी लोगों के हाथ में है। अब राष्ट्रवादी लोग फैसला करेंगे देश किस ओर जाएगा, देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, खासतौर से मैं सभी अपने राष्ट्रवादी साथियों को। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी पानी पी लीजिए जरा। संदीप जी रत्नेश जी ने जिसका नाम लिया था न्यायपालिका द्वारा इनाम घोषित है, उस पर भी कुछ कहते हैं। आपने बहुत लंबा के ऊपर हाई कोर्ट ने इनाम घोषित कर रखा है और भी पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। मैं ध्रुवीकरण करने वाले आप लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का किसान गांव में पूरा गुस्सा समेट करके और उसके साथ जो दुर्व्यवहार, अनाचार, अत्याचार हुआ है, अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश का किसान बहुत अच्छा है, सकून से है। अच्छा हुआ आप लोग का जो भ्रम था और आप लोग की जो कारनामे थी विपक्ष में, जैसे उत्तर प्रदेश को जलाने का काम सोचना चाहता नहीं हो पाया। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, रत्नेश जी, धर्मेंद्र जी, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी ठीक है समय की कमी है मेरे पास। ठीक है ओके, पॉइंट आपका सुन लिया। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी काम किया, सिलेंडर तो 1000 रुपए उसका दाम करने का काम किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसान। अरे धर्मेंद्र जी, समय की कमी है। ठीक है ओके संदीप जी शांत हो जाइए। संदीप जी आपने अपना पॉइंट मेक कर लिया। संदीप जी, अरे मेरे पास समय नहीं है, अब मैं चर्चा वाइंड अप करूंगा। संदीप जी, धर्मेंद्र जी, संदीप जी, रत्नेश जी, आप तीनों की आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी। देखिए मैं नहीं चाहता ये पूरी चर्चा शानदार तरीके से चली है, अंत में आप लोग इस तरीके से करें। ठीक है संदीप जी सुनिए तो, संदीप जी ठीक है बड़ी शानदार चर्चा हुई। संदीप जी प्लीज लास्ट में ऐसे डिटेल मत कीजिए, मुझे शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दुबे जी, रत्नेश मिश्रा जी और धर्मेंद्र सिंह जी आपका कि आप तीनों यहां आए और आप तीनों ने अपने अपने पक्ष को रखा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कल अब से महज 14.5 घंटे बाद जब उत्तर प्रदेश के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड और ब्रज क्षेत्र में जब वो आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने तमाम पोलिंग बूथ्स पर खड़े होंगे,
तब उनके सामने विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी भी होगी, तब उनके सामने विकल्प के तौर पर कांग्रेस भी होगी, विकल्प के तौर पर बीजेपी भी होगी, बसपा भी होगी, और वो तमाम लोग होंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में जनता जो है वही नेता है, जनता जो है वही भाग्य विधाता है, और कल इसी जनता के पास मौका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 58 सीटों पर कि वो अपने भाग्य विधाता को तय कर सके। आज के लिए सत्ता संग्राम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।